नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कर्नाटका के इलेक्शन के बाद अब देश में पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी लामबंदी तेज हो गई है। कुछ इसमें पहले से ही तैयारियां चल रही थी, लेकिन खास करके विपक्ष में कौन कौन से नेता, कौन कौन से राज्य जिनकी अहम भूमिका होगी 2024 के इलेक्शन में, आज उस पर चर्चा करेंगे। मैं मुख्यतः आज 6 राज्यों और नेताओं की बात करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को भी उतना ही लामबंद, उतना ही प्रभावशाली और उतना ही फोकस्ड होना होगा जितना कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में हुई थी। तो आज हम लोग 6 जगह की बात करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जो करो या मरो की बात है, या जिन लोगों को सही में इस समय परफॉर्म करना है, डिलीवर करना है, उसमें ये 6 राज्य और 6 ये नेता आते हैं। अब अगर मोटे तौर पे देश की बात करें तो दक्षिण में तो भाजपा मुक्त हो गई, इसलिए दक्षिण में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है विपक्ष को। नॉर्थ ईस्ट में चूंकि वो कहने को बीजेपी का वहाँ पे 3 जगह सरकार हैं और जहाँ पे उसकी मेजॉरिटी आई है, और अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर, जहाँ पे पूर्ण बहुमत के साथ उसने सरकार बनाई। असम में और बाकी मिजोरम में, इन सारी जगहों पे, मेघालय में ये जोड़ तोड़ वाला है मामला। कहीं पे एक एमएलए, कहीं पे 2 एमएलए, यहाँ पे 20 एमएलए, कुछ करके एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। तो आज हम दक्षिण मतलब विपक्ष के लिए ज़्यादा सिक्योर है, वहाँ कोई बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर करने की स्थिति नहीं दिखाई देती है। और दूसरा नॉर्थ ईस्ट। अब जो स्टेट और नेता हैं वो मैं अपने हिसाब से आपको पहले एक बार पढ़ दे रहा हूँ। फिर वो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, 80 सीट, 80 में से 62 सीट्स बीजेपी खुद जीती थी, 2 उसके सहयोगी जीते थे अपना दल वाले। और नेता विपक्ष का जिनको इस जो विजय अभियान है भाजपा का, अगर विपक्ष की तरफ से रोकना है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव साहब की है। हालांकि संख्या के एमपी के संख्या के नंबर के हिसाब से मायावती जी भी वो जिम्मेदारी उनको भी उठानी होगी। 10 एमपी मायावती जी के, 5 एमपी अखिलेश यादव के, 2019 की बात कर रहा हूँ, और 1 एमपी कांग्रेस का। आज हालांकि अखिलेश यादव जी उस 5 में से 3 ही एमपी पे रह गए हैं। दूसरी बड़ी स्टेट जो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एमपीज, महाराष्ट्र में 2 नेताओं की फिर बात करेंगे हम लोग, शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब। 48 सीट बीजेपी की, 23 सीट। फिर हम लोग आ जाएंगे वेस्ट बंगाल में 42 सीट, बीजेपी की 18 सीट, और वहाँ पे ममता बनर्जी जी ही विपक्ष की धुरी कह लीजिए, विपक्ष की आवाज़ कह लीजिए, विपक्ष की तरफ से जो अगर बीजेपी को कोई चैलेंज देगा तो वो ममता बनर्जी के ही नेतृत्व में होगा। फिर आ जाइए बिहार, 40 सीट, बीजेपी की 17 सीट, जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, 16 सीट जेडीयू की आई थी, और 6 सीट लोक जनशक्ति पार्टी की आई थी, रामविलास पासवान वाली। बिहार में इस समय जो जिस पे सबकी नज़रें टिकी हुई हैं वो विपक्ष के नेता नीतीश कुमार हैं, जो ना केवल बिहार में चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि वो एक ऐसी धुरी बन रहे हैं जो ऐसे दल और ऐसे नेता जिनको कांग्रेस से डायरेक्ट बातचीत करने में थोड़ा दिक्कत है, उसका कोई दिक्कत कोई व्यक्तिगत नहीं, वो या तो वहाँ पे कांग्रेस और उनकी डायरेक्ट फाइट होती है वो है, तो इसलिए नीतीश उसमें ब्रिज का काम कर रहे हैं और उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार। अब आ जाती है 2 स्टेट, एक साथ में कर रहा हूँ, पंजाब और दिल्ली मिला के 20 सांसद। बीजेपी के पास इस समय उस 20 में से 9, 7 दिल्ली में, 7 के 7, और पंजाब में 13 में 2। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल साहब को देखना है। और छठा जो राज्य है वो है झारखंड में हेमंत सोरेन साहब हैं, और यहाँ पे 14 में 11 सीट पिछली बार बीजेपी जीती थी अपने दम पे। अब ये कुल सीटें 264 हो रही हैं, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब और झारखंड मिला के 264, करीब आधे जगहों का, मतलब देश की जो टोटल सीट्स हैं 543 जहाँ पे इलेक्शन होंगे, उसका मोटे तौर पे करीब आधे के आसपास इन 6 स्टेट से आ रहे हैं, 7 स्टेट से आ रहे हैं। 6 नेता जिसको ड्राइव कर रहे हैं। तो आइए अब
एक एक नेता वाइज और स्टेट वाइज बात कर लें कि कहाँ क्या स्थिति है। झारखंड में हेमंत सोरेन हैं, अभी आके खड़गे साहब से भी मिल के गए। लार्जर विपक्ष की जो यूनिटी है उसमें मुझे नहीं लगता है कि उनकी तरफ से कोई दिक्कत होगी या उनकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा है। उनका झारखंड में ठीक से कंट्रोल रहे, यही उनका वो है। बाकी कोई ऐसा कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है जहाँ पे क्लैश हो रहा हो। तो हेमंत सोरेन साहब है, और हेमंत सोरेन साहब का ये भी जान लीजिए, उन्होंने उनकी सरकार को गिराने की कई बार कोशिश हुई है। कभी ये हुआ कि अब गई, कभी हुआ कि उनको किस में फंसाया जाएगा तो ईडी में फंसाया जाएगा। फिर उनके जो पार्टनर हैं वहाँ पे कांग्रेस के एमएलएस को किस तरह से पैसा देके खरीदने की कोशिश की गई, किस तरह से कलकत्ता में लोग पकड़े भी गए, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, असम से वो ऑपरेशन चल रहा था, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हेमंत सोरेन डटे हुए हैं, और उनकी तरफ से जिसको कहते हैं ना विपक्षी एकता में अभी तक कम से कम कोई दिक्कत देखने में नहीं आई है कि उनकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है। वो कोई रोड ब्लॉक नहीं है। अब दूसरे नेता जो और वो आते हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल साहब। अरविंद केजरीवाल साहब पंजाब और दिल्ली दो जगह वो सरकार चला रहे हैं, और दिल्ली मॉडल उनका खासा लोकप्रिय है, जिसकी दम पे वो बाकी जगहों पे भी रूल करने की या वोट मांगने जाते हैं दूसरे स्टेट में। पंजाब में अभी हाल में उपचुनाव, मतलब एक चुनाव हुआ जो कांग्रेस के एमपी साहब की डेथ हो गई थी, उसमें बाई इलेक्शन हुआ और वो आम आदमी पार्टी जीत के आई है। तो बहुत से लोगों को ये था कि नहीं ये इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे क्योंकि ये पॉपुलर नहीं है आम आदमी पार्टी, उसने गलत कुछ इस तरह के उसके स्टेप्स गलत हुए हैं, उसके कुछ निर्णय गलत हुए हैं सरकार के। लेकिन इन सब पे विराम लगा के वहाँ पे आम आदमी पार्टी आ गई है, और उसका 2019 के समय भी एक एमपी भगवंत मान साहब उसके लोकसभा में थे, अब फिर से एक एमपी वापस आ गए हैं। बीच में कुछ दिनों के लिए कोई एमपी नहीं था। अब अरविंद केजरीवाल साहब इज स्लाइटली ऐसा लगा था शुरू में को थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब नीतीश कुमार उनके पास गए हैं उन्होंने सार्वजनिक रूप से बाहर आके ठीक से कहा है कि हम लोग इनके साथ हैं और हम बिल्कुल ठीक से साथ रहेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस में अगर तालमेल बन जाता है, पंजाब में तो बीजेपी का कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दिल्ली की 7 सीट और गुजरात की 26 सीट, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों जगह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर मिलकर लड़ते हैं तो वो थोड़ा चैलेंज देने की स्थिति में आ जाएंगे बीजेपी को। तो ये तो रही बात अरविंद केजरीवाल साहब की। अब हम लोग बात कर लें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 23 सीटें बीजेपी के पास हैं। वहाँ जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है वो अभी तक तो बिल्कुल उसने ठीक से काम किया है, और वहाँ के 2 नेता, मतलब कांग्रेस तो है ही उस महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में, लेकिन जो उसके 2 और दल हैं जिनके साथ ये गठबंधन है, उसमें शरद पवार साहब की एनसीपी, उनकी कुछ पार्टी की समस्याएं अभी हुई थी। ये था कि पार्टी इधर जाएगी कि उधर जाएगी, कि कैसे तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो सरकार गिर जाएगी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अंतुगत्वा शरद पवार साहब ने अपने जो राजनीतिक कौशल है उससे करके उन्होंने वो सब डिसेंट को ख़त्म किया, और पार्टी पूरी तरह से सुरक्षित। और सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद उद्धव ठाकरे का भी स्टेचर बहुत बढ़ गया है, मॉरली एथिकली उनको फ़ायदा हुआ है। अब वो फ़ायदा सीट में कितना कन्वर्ट होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सभी लोग कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी 3 पार्टी एक साथ और बीजेपी अकेले लड़ती है तो बीजेपी को डबल डिजिट में जीतना मुश्किल हो जाएगा एमपी इलेक्शन में। अभी उसके 23 एमपी हैं। उसके बाद हम लोग बात कर ले रहे हैं वेस्ट बंगाल की। पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी जी ने कर्नाटका इलेक्शन के बाद बिल्कुल स्पष्ट बयान दिया है, बिना किसी मतलब उसके साथ कोई कंडीशन लगाए। उन्होंने कहा है कि भाई बंगाल में मैं बताऊंगी कैसे कौन जीतता, अगर यहाँ पे हमारा सहयोग कांग्रेस करेगी तो जहाँ जहाँ कांग्रेस लड़ रही है मुझे उनके साथ सहयोग करने में कोई दिक्कत नहीं। और ये ठीक वाजिब बात भी है। आज वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ही रोक सकती हैं बीजेपी को, इसमें कहीं तो कोई बात नहीं है। वहाँ पे 2 सीटें कांग्रेस की भी हैं, तो अगर वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को का सहयोग मिलना चाहिए उनको वेस्ट बंगाल में, तो कांग्रेस को भी ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वेस्ट बंगाल में बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी इफ़ एंड बट के ममता बनर्जी को वो मिले। अब वहाँ दिक्कत क्या होती है कि लोकल पॉलिटिक्स में बहुत से लोग 30-40 साल से अपनी कंस्टिट्यूंसी बनाए हुए हैं, और लोकल फैक्टर्स आते हैं। लेकिन आज 2024 के इलेक्शन के मद्देनज़र एक निर्णय जो राष्ट्रीय हित में हो,
जो हो सकता है कि प्रांतीय तौर पे अगले इलेक्शन में उस पार्टी का थोड़ा नुकसान हो सकता है, जो उसका विधानसभा इलेक्शन हो या म्यूनिसिपल इलेक्शन हो। लेकिन अगर लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में एक संभावना बनती है, एक आपस में गठबंधन बनता है, तो उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़े तो कांग्रेस को वो करना चाहिए। बाकी ममता बनर्जी जी का जैसा कहना है कि बाकी जगह पे हम इनका सहयोग करेंगे। अब जो मेरे हिसाब से उनका थोड़ा बहुत त्रिपुरा में जोर है, और बाकी तो उनका ऐसा कोई जोर है नहीं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की एक आध सीट में, एक आध स्टेट में कुछ वो कर सकती हैं, बाकी कहीं है नहीं। लेकिन साइकोलॉजिकल एक बड़ी बात है, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रही हैं। बीजेपी के पहले एनडीए में थी, लेकिन जब से एनडीए से निकली और अपनी स्वतंत्र उन्होंने सरकार बनाई, तब से वो बीजेपी को बिल्कुल ठीक से, जिसको कहते हैं ना कि कन्फ्रंट करती हैं, सामने सामने आंख डाल के उनको चुनौती देती हैं। और वो चुनौती देके बीजेपी को वेस्ट बंगाल के विधानसभा इलेक्शन में उन्होंने ठीक से हराया भी था। मतलब ये अभी हाल की ही बात है। तो ममता बनर्जी जी भी इसके बाद आ गई हैं, उनका बिल्कुल कहना है कि ऑपोजिशन यूनिटी ऐसे से होनी चाहिए। फिर आता है बिहार। बिहार का मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे नीतीश कुमार जी जो हैं, वो दोनों चीज़ें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग कहना है कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए। लेकिन वो ये खुद कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर की रेस में नहीं हूँ। लेकिन ये फैक्ट है कि वो एक लार्जर ऑपोजिशन, विपक्ष की एकता को बनाने की एक इम्पॉर्टेंट कड़ी या धुरी हैं। वो अपनी तरफ से जा जाके जितने विपक्ष के लोग हैं सबसे संपर्क कर रहे हैं। उनके मन में अगर कोई व्यथा है, कोई दुख है, एक दूसरे के प्रति कोई रिजर्वेशन है कि इन कारणों से नहीं, मूल रूप से कांग्रेस की बात है, तो वो उस रफ एजेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस से उनकी अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है, कोई डिमांड है कि भाई कांग्रेस ऐसा करे, तो वो एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में वो संवादहीनता जो थी उसकी जगह वो संवाद कर रहे हैं। और बात तो कोई करेगा तो हल तो निकलेगा ही, कोई ना कोई उसकी समस्या का समाधान निकलेगा। तो उस रोल को वो बखूबी निभा रहे हैं। बिहार में अब जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जनता दल यू, कम्युनिस्ट, आरजेडी और कांग्रेस मिलके बीजेपी को कहाँ तक रोक पाते हैं। उनकी 17 सीटें हैं, क्या वो डबल डिजिट में आ पाएंगे या डबल डिजिट में भी नहीं आ पाएंगे और कम होंगी सीटें, ये देखने वाली बात होगी। अब हमारा सबसे अंत में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, उस 80 सीट में जब इलेक्शन 2019 का हुआ था तो 62 बीजेपी और दो अपना दल, उनके सहयोगी दल। हालांकि वो 62 का 64 हो चुका है बीजेपी का। लेकिन यहाँ पे अखिलेश यादव उनके सामने खड़े नजर आ रहे हैं। खड़े नजर आना चाहिए, नजर आ नहीं रहे हैं। मायावती जी ने पिछले 1-2 साल में जिस तरह के वक्तव्य दिए हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, उसको अगर रीड करिए तो दो चीज़ें समझ में आती हैं कि मायावती जी बहुत ताल ठोक के अब बीजेपी को चुनौती देने के मूड में नहीं है। वो या तो रिटायरमेंट वाला उनका एक एटीट्यूड हो गया है या जो भी है। बीएसपी इस समय ऐसा नहीं दिखाई दे रही कि ऐसी स्थिति में हो कि वो कहीं से बीजेपी को चुनौती दे पाए। बीएसपी उत्तर प्रदेश में चूंकि कांग्रेस का 1-1.5-2% वोट रह गया, तो कांग्रेस का कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे ले दे के केवल एक पार्टी के ऊपर सारा दारोमदार है, वो है समाजवादी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब अखिलेश यादव क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? अखिलेश यादव ने बमुश्किल कल एक स्टेटमेंट दिया कर्नाटक इलेक्शन हारने के, मतलब बीजेपी के हारने के बाद, कि मेरे सब लोग साथ रहेंगे ये। लेकिन वो कहीं पे भी सबसे बड़ी स्टेट के यंगेस्ट, मतलब बहुत यंग एज में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, इतना अनुभव होने के बाद, अब तो मुलायम सिंह जी भी नहीं है कि उनके ऊपर कोई अंकुश हो, या वो क्यों नहीं बाहर आके लीड कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। इसका आंसर नहीं है, इसकी अटकलें लगाई जाती हैं और अपनी तरफ से माना जाता है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा कारण जो उभर के आता है वो आता है कि उनको डर लग रहा है। उनको डर लगता है जो बीजेपी ने जिस तरह से दुरुपयोग किया है सरकारी मशीनरी का, उनको ये डर लगता है कि कहीं ये सरकारी मशीनरी की जब बात हो तो उनके अपना जो ज़मीन जायदाद उनके पास है, या जो उन्होंने ख़रीदी है, या जो उन्होंने अक्वायर की है, या जिसको बनाया है, वो कहीं ना चला जाए। तो और अखिलेश यादव जी ने जितने इलेक्शंस हुए हैं 2000
22 के बाद खास करके 2022 तक में जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद तो उन्होंने लगता है जैसे अपने हाथ पैर छोड़ दिए हैं। याद करिए 80 में से 16 सीटें ऑपोजिशन के पास थीं, 64 सीट बीजेपी, 10 सीट बीएसपी, 5 सीट सपा और 1 सीट कांग्रेस। आज स्थिति बहुत अजीब सी है, लेकिन अखिलेश यादव को भी शायद धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि जो उनका बेस वोट था यादव और मुस्लिम, उसमें से मुस्लिम वोट खिसका है। मुस्लिम वोट इसलिए खिसका है क्योंकि मुसलमानों को ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव उनके लिए जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। ये कितना सही है कितना गलत है वो आप अपने हिसाब से उसको इवैल्यूएट करिए, लेकिन वो कहीं ये दिखते नहीं हैं। जब कोई ऐसी दिक्कत आती है जिस पे वो ना कोई स्टेटमेंट देते हैं, ना कोई लड़ते हुए दिखाई देते हैं, ना कुछ धरना प्रदर्शन करते हैं इत्यादि इत्यादि। तो ऐसी स्थिति में अच्छा अखिलेश यादव को वो चंद्रशेखर राव के फ्रंट मोर्चे पे भी पहुंच जाते हैं, वो ममता बनर्जी पे भी पहुंच जाते हैं, उनको भी अभी तक उनको कांग्रेस से दिक्कत दिखाई देती है। उनके व्यवहार से ऐसा लगता है उनको कांग्रेस में वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर विपक्ष को एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी को 2024 के इलेक्शन में रोकना है, तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो अभी तक कमज़ोर कड़ी बने हैं, उनको सबसे ताकतवर कड़ी बनना होगा, तभी वो चैलेंज कर पाएंगे। अदरवाइज इसका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अखिलेश जी के हाथ में ही चाबी है। वो अगर चाहेंगे कि वो आके ईमानदारी से दो हाथ करें और विपक्ष और उनके एक्टिव होने से विपक्ष में भी काफ़ी कुछ स्फूर्ति आ जाएगी, उनकी कुछ ताकत मिलेगी उनको, लेकिन अभी तक वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आगे आने वाले समय में हो सकता है कि अखिलेश जी ज़्यादा एक्टिव नजर आए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।